बात कर रहे थे हम लोग सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी। एक होलसेलर जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे इन्होंने लिखा है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इजीली गुड्स अवेलेबल हो जाती हैं, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा किसी भी तरीके को कोई हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती। The presence of wholesaler make it easy for retailer to get the goods according to the taste of consumer at any time। कि जैसे भी आप लोगों को चीजें चाहिए वैसे आपको गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं एट नियरेस्ट प्लेस। क्योंकि प्रोड्यूसर तो एक ही होता है ना, या ज्यादा से ज्यादा अगर दो प्रोड्यूसर भी होंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि जहाँ एक जलंधर में बैठा है, एक अमृतसर में बैठा है, एक लुधियाना में। हो सकता है कि उसका कहीं एक ही जगह पे उसकी सारा प्रोडक्शन हाउस हो। जैसे नेस्ले वाले हैं, उनका एक ही उधर फैक्ट्री लगी है और बाकी जगह पे वो चीजें सप्लाई हो रही हैं। तो बाकी जगह पे जो मैगी आप लोगों को, नेस्ले की जो चॉकलेट्स हैं, ये कैसे सप्लाई हो रही हैं? थ्रू होलसेलर। ठीक है जी। सो यहाँ पे इन्होंने ये चीजें लिखी हैं इसलिए। सो कॉन्सिक्वेंटली ऑल द थिंग्स आर रेडिली अवेलेबल टू द कंज्यूमर। इजिली मिल जाती हैं नियरेस्ट प्लेस के ऊपर, इजिली अवेलेबल हो जाती हैं आप लोगों को। इन द एब्सेंस ऑफ होलसेलर तो कहते हैं रिटेलर भी अपना जो जॉब है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी दोबारा हरियाणा में या कहीं और जाके ग्रेट में तुम लोगों को वो चीजें जैम वगैरह लेके आना पड़े और फिर बेचना पड़े, ये तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वन लिखा है सिलेक्शन फैसिलिटी। A wholesaler collects things from various producer at one place। अब जो होलसेलर होता है ना, उसके पास थोक में सामान पड़ा है, ये तो अभी आपको पता ही है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो होलसेलर होता है वो किसी एक ही क्वांटिटी की गुड्स में या एक ही स्पेसिफिक गुड्स में डील करता है, या तो वो सिर्फ कपड़ों में डील करता है, ठीक है, या वो किसी और कॉस्मेटिक्स में ही डील करता है, चाहे उसमें वैरायटी हो, पर लाइन ऑफ प्रोडक्ट तो एक ही है ना उसका। तो यहाँ पे वो क्या करता है, कपड़े रखे हैं, हर ब्रांड के रख लिए उसने अपने पास। सो वहां पे उसके पास बहुत सारी कलेक्शन होती है, बहुत सारा सामान होता है। इवन कंज्यूमर और रिटेलर्स इजिली चॉइस भी कर सकते हैं, इजिली वहां से चीजें ले भी सकते हैं। नेक्स्ट वन लिखा है बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मेड बाय होलसेलर बेनिफिट द रिटेलर। अब ये कितना फायदा हुआ, सोसाइटी को भी कितना फायदा हो रहा है। अदरवाइज मार्केट में कौन सी चीज आई है, कौन सी चीज नहीं आई, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता ना। तो ये आपका काम जो है, आपको इंफॉर्मेशन देने का काम ये होलसेलर परफॉर्म करता है। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट मेड बाय होलसेलर बेनिफिट द रिटेलर एज वेल एज द कंज्यूमर्स। उनकी भी हेल्प होती है, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट वेरियस थिंग्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट वन लिखा है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट। कंज्यूमर की कंप्लेंट है, सोसाइटी को इसका क्या फायदा है कि जो भी आप लोगों की कंप्लेंट है इन टर्न वो रिटेलर आगे किसको दे देगा? होलसेलर को। तो होलसेलर आगे किसको वो चीजें जो भी क्वेरीज हैं किनको कन्वे करेगा? प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर जो भी वो प्रॉब्लम है, जो भी लोगों की डिमांड है, जो भी कंप्लेंट्स है, उनको हैंडल करेगा और अपने जो गुड्स हैं उनमें अगर चेंजेस करने वाले हैं तो वो चेंजेस भी करेगा। सो कंज्यूमर कैन हैव सम कंप्लेंट्स अबाउट द क्वालिटी एंड साइज ऑफ थिंग्स। कई बार कई बॉटल्स का प्राइस बहुत बड़ा होता है, कई बार छोटा होता है, कई बार इजीली आप हैंडल नहीं कर पाते इन चीजों को, कई बार क्वालिटी में भी कोई डिफेक्ट हो सकता है। सो ये इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? होलसेलर। किनके थ्रू? अभी मैंने बताया रिटेलर के थ्रू। और आगे किसको पास कर देता है? प्रोड्यूसर्स को। इस चैप्टर में रट्टा नहीं मारना, क्रैमिंग नहीं करनी। तुम्हें समझ में आता है कि अगर आपकी कंप्लेंट है, आप किसी रिटेलर के पास गए, आपने कोई भी चीज खरीदी, उसमें कोई डिफेक्ट निकला या उस पूरे बंडल में ही डिफेक्ट निकला, तो क्या तुम रिटेलर को डांटोगे? रिटेलर ने क्या वो चीज प्रोड्यूस करी है? नहीं। आप उसको बता दोगे कि ये प्रॉब्लम है, चाहे उसने बाद में रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, नहीं करना, वो उसकी गलती या उसकी प्रॉब्लम। उसके बाद रिटेलर अब कैसे प्रोड्यूसर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा? वो खुद नहीं जाएगा ना, उसने चीज कहाँ से खरीदी होगी? होलसेलर से। तो रिटेलर बताएगा होलसेलर को, अगर होलसेलर अब किसको बताएगा? प्रोड्यूसर को। एंड देन लास्ट पॉइंट हमारा है पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगेन रिपीटेडली सेम पॉइंट आ चुका है जो हमने पहले किया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एक तो बेनिफिट भी है, अब उन्होंने और भी चीज लिखी है यहाँ पे, पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है द होलसेलर फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ थिंग्स। पहले तो वो डिमांड इंक्रीज करेगा, एड के थ्रू करे या किसी भी तरीके के थ्रू करे, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ऑर्डर कर देगा, बल्क में ऑर्डर करेगा, प्रोड्यूसर के पास उसको चीजें चाहिए,
देयरफॉर जब उसने लार्ज ऑर्डर करे हैं, बिग ऑर्डर्स करे हैं, तो उसकी प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होनी है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है, पहले एक्सप्लेनेशन में इन्होंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया था, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। मैं हर जो बात बोल रही थी कि पर हेड जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉस्ट कम हो गई है तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्राइस। अगर कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन भी आप उतना ही ऐड करोगे, तो आपकी जो अल्टीमेटली कॉस्ट है, प्राइस है प्रोडक्ट का, वो कम हो जाएगा। और इसका बेनिफिट किसको मिलना है, सोसाइटी को, कि चीजें आप लोगों को सस्ती मिल रही हैं, उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो यहाँ तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है यूटिलिटी, चाहे वो प्रोड्यूसर के लिए हो, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिए हो, चाहे वो रिटेलर